चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग मास सिस्टम। वैसे आप यूँ मान के चल सकते हो कि ना स्प्रिंग मास सिस्टम से चैप्टर थोड़ा सा आसान हो जाता है। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई अलग सी चीज़ अगर थी तो वो काइनेमेटिक्स थी, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स क्या है, वेलोसिटी क्या है, पोजीशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें थोड़ी सी हमारे लिए नई थी। न्यू तो यही था। इसके बाद जैसे ही मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगी वैसे सवाल आसान हो जाएंगे। हम ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैकेनिक्स निपटा देंगे। हो सकता है कि कोई ना कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल सरफेस टेंशन में भी आए, हो सकता है कोई ना कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल अब से एक वीक बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए। आज से हो सकता है कि एग्जैक्टली 7 दिन बाद हम वापस से SHM के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कोई SHM का सवाल कर रहे हो, ऐसा होगा, है ना। हम कभी ना कभी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ते हुए, मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह पढ़ते हुए अगेन कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल करें। तो अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कुछ ना कुछ मैकेनिक्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन के सवाल आते ही रहेंगे। हाँ, अभी तक हम लोगों ने जो फोर्सेस पढ़े हैं उनके बेसिस पर कुछ सवाल हैं वो हम अभी निपटा सकते हैं। बाकी हर चैप्टर के अंदर इक्का दुक्का सिंपल हार्मोनिक मोशन के सवाल होते ही हैं। अपनी शीट के अंदर, अपने मॉड्यूल के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के वही सवाल होंगे जो हमने अब तक जितने मैकेनिक्स पढ़ी है उससे हो जाए। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल होगा तो वो इलेक्ट्रो की शीट में होगा। समझ गए इस बात को। अगर कोई सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन का हुआ लेकिन फ्लूइड पर बेस्ड हुआ, फ्लूइड के कॉन्सेप्ट पे, तो वो अपनी इस शीट में नहीं होगा, वो फ्लूइड की शीट में होगा, है कि नहीं। तो जिस सीक्वेंस अपन पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के अंदर ही चीज़ें रहेंगी, ऐसे आउट ऑफ द वे नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए इनमें सबसे आसान, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम। सुनिए, समझिए, देखिए। आपके पास मेरे बच्चों इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये आपके पास एक फिक्स्ड वॉल, ये आपके पास एक स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन नहीं है। इस स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऐसा ब्लॉक जिसका मास आपके पास m है, और इसको मैंने एक मासलेस स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग से जोड़ कर रखा है। ऐसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये नेचुरल लेंथ पे। इस टाइम इस m मास के ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ ऑफ कोर्स नॉर्मल। स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है। हमने क्या किया कि हमने इस ब्लॉक को हल्का सा शिफ्ट किया। हमने जैसे ही इस ब्लॉक को हल्का सा शिफ्ट किया वैसे ही कहानी कुछ ऐसी होगी। जैसे ब्लॉक को शिफ्ट करोगे तो ऑफ कोर्स स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई एक्सटेंशन आएगा। अगर मैंने ब्लॉक को इस तरफ डिस्प्लेस किया है x, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया x। mg और नॉर्मल तो अब भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, जरूर स्प्रिंग अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, और स्प्रिंग का जो पुल है वी नो दैट इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू x। अब देखते हैं कि SHM करेगा या नहीं करेगा। आप बोलोगे सर SHM की पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट किया है मैंने राइट में, तो नेट फोर्स लग रहा है लेफ्ट, और जो स्प्रिंग का फोर्स है उसको आप एक नाम और दे सकते हो, रीस्टोरिंग फोर्स, और इस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई kx। ध्यान से देखिएगा, आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन थी कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छी बात है। क्या SHM प्रूव हो गया? बिल्कुल सर। आपने बिल्कुल शुरुआत में जब SHM पढ़ाया था तो सर आप माइनस भी लगाया करते थे। बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता था कि डिस्प्लेसमेंट अगर राइट है तो नेट फोर्स लेफ्ट है। अब जब मैंने एक बार डायग्राम में लिख ही दिया कि नेट फोर्स लेफ्ट है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि इट मीन्स दैट पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म SHM। दिस नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू, फोर्स है इस तरफ तो इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी इस तरफ,
दिस नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, दैट इज k अपॉन m इंटू एक्स। इसको मेरे बच्चे कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स से। अगेन कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे सर वहां पर माइनस था, बट माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बताया करता था, डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ तो एक्सेलरेशन इस तरफ, और कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाई एम आनी चाहिए, सो ओमेगा शुड बी इक्वल टू रूट k बाई एम। k इज नोन एज, मैं इस k का नाम पहले ही बता चुका हूं, स्प्रिंग वाले केस में जो k है इट इज नोन एज योर स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट। k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इरडो के अंदर इस k को स्टिफनेस कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, तो बस पता होना चाहिए। बाकी चाहे आपका जेई मेन का एग्जाम हो, एडवांस का एग्जाम हो, सब में ही स्प्रिंग कांस्टेंट शब्द ही लिखा हुआ आएगा। फेयर एनफ। जैसे हमें ओमेगा पता लग गया, कोई मुझसे पूछ ले कि टाइम पीरियड कितना होगा, वी नो इट वेरी वेल कि टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k। कोई हमसे पूछ ले कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, सो वी कुड इजीली से, बट f मतलब फ्रीक्वेंसी, मैं बार लिख देता हूं। Frequency is 1 upon t, that is 1 upon 2 pi root k by m. This is the frequency. And this is the frequency. I hope it's okay. चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम इसे याद रखें तो अच्छा होगा। इसी बात को मैं एक तरीके से और समझाना चाहता हूँ। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि मैं नया आंसर ले आऊँगा, बट ऐसा ही किया ना मेरे बच्चे और बेटर तरीके से इस बात को समझ सकें, इसलिए मैं इसी बात को एक तरीके से और समझाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सेम बात को सोचने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बाकी तो रिजल्ट तो एज यू नो इट वेरी वेल कि यही आएगा, कोई नया रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा। एक काम कीजिए, इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख लीजिए। आप कहोगे सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज, यहाँ से x डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं कि इसके पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है x, वेलोसिटी है v, एक्सेलरेशन है a। लेट्स सी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ k x स्क्वायर। दिस इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। वी नो दैट कि स्पीड विल चेंज, x विल चेंज, बट वी ऑल्सो नो दैट कि maybe the kinetic energy and the potential energies are varying, but the summation of the kinetic energy and potential energy, that is the total mechanical energy, it must have to remain constant. We know it very well कि ये हमारा जो total mechanical energy है, ये तो पक्की बात है कि constant ही रहेगा। Fair enough? इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। हाफ ठीक है, m ठीक है, v स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2v इंटू डी वी बाई डी टी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। इधर कांस्टेंट का ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन विल बी 0। हाफ टू कैंसिल, डी एक्स बाई डी टी इज ऑल्सो योर v। अरे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज ऑफ कोर्स योर v। ये भी कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, और हम यहां से बड़े आराम से बोल सकते हैं कि m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगेन वी कैन से कि डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। इस बार तो माइनस साइन भी आ गया, अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्शन वगैरह तो अपने लिखी नहीं थी, तो माइनस भी आ गया। आप कहोगे सर एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू योर ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से भी इस बात को हम सोच सकते थे। फोर्स वाले तरीके में माइनस हमने लिखा ही नहीं था, जानबूझ के नहीं लिखा था, है ना। इस बार बड़ा हमारा माइनस भी आ गया। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सोचिए। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर से आ गई है k बाई एम, ओमेगा आ गया है रूट k बाई एम, टाइम पीरियड वापस से आपका आ गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k। ये आपका फोर्स मेथड था पहले वाला, ये आपका एनर्जी मेथड बोल सकते हो। दे आर नॉट फंडामेंटली डिफरेंट, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज अगला सवाल। हमें एक बार फॉर्मूला याद हो गया, अब हम
इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ सवाल करते हैं, फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल करते हैं। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल है, इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल। ये जो नीचे वाली सरफेस है मेरे बच्चों ये स्मूथ है, ये जो सरफेस है ये एनफ रफ है। एनफ रफ का जो कोई अर्थ निकालना हो वो आप आराम से निकालते रहना। मैंने इस कैपिटल एम को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और शुरुआत में ये नेचुरल लेंथ पे। ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट को हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया। यू हैव टू प्रूव दैट कि दिस एंटायर अरेंजमेंट इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड समथिंग लाइक दैट। ये सब देख लेंगे। सवाल लिखिए, इफ कैपिटल M plus small m is displaced slightly along horizontal direction, find angular frequency, time period and frequency of their simple harmonic motion। उनके सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालो। पहले इतना काम करो फिर और काम करते हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कभी ये सारा का सारा अरेंजमेंट इस तरह से थोड़ा दूर हुआ, जैसे हमने इसको हल्का सा दूर किया इस तरफ x, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया x। जैसे ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन x आया वैसे ही स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी। जिस फोर्स से खींचेगी हम जानते हैं दैट फोर्स इज kx। कैपिटल M पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो कैपिटल M और स्मॉल m आना चाहेंगे इधर की तरफ। अब जरा नोटिस करना इस बात को कि स्मॉल m पर कौन से फोर्स हैं। स्मॉल m जी नीचे, कैपिटल M ने नॉर्मल लगाया ऊपर। अगर कैपिटल M इधर आएगा तो कैपिटल M चाहेगा कि स्मॉल m भी इधर आए, लेकिन स्मॉल m पर तो mg और नॉर्मल दोनों वर्टिकल लग रहे हैं। तो आखिर इस स्मॉल m के पास इस तरफ एक्सेलरेशन कौन सा हो सकता है, क्योंकि कौन कौन से फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन हो सकता है? तो आप बोलोगे फ्रिक्शन। कौन सा? स्टैटिक। सर कैसे पता लगा? बेटा ये एनफ रफ सरफेस है, इस बात का अर्थ ये है कि इसका मतलब फ्रिक्शन जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, और फ्रिक्शन का एम ये है कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, इट मींस दैट दोनों के दोनों साथ मूव करने चाहिए, और अगर दोनों के दोनों साथ मूव करने चाहिए तो अगर इसका एक्सेलरेशन इस तरफ ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ ए होना चाहिए, और इसका इस तरफ एक्सेलरेशन mg दे नहीं सकता, नॉर्मल दे नहीं सकता। कौन देगा? फ्रिक्शन। कौन सा? स्टैटिक। जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर इधर, वही स्टैटिक फ्रिक्शन कैपिटल M पर इधर। फेयर इनफ। हमारा काम चल गया, हमारा तो काम चल गया, बढ़िया। लेकिन ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए तीसरी बातें बोल रहा हूं। अगर मैं कहूं कि टाइम पीरियड निकालो तो मेरे बच्चे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर देखो ऐसा है कि ये फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है। इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम पर एक पर फ्रिक्शन लेफ्ट, एक पर फ्रिक्शन राइट, ये फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स होकर कैंसिल हो गया। पूरे सिस्टम पर इकलौता रीस्टोरिंग फोर्स है kx, दैट मस्ट बी इक्वल टू सिस्टम का मास। सिस्टम का मास है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है k अपॉन m प्लस m इंटू एक्स।
वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू एक्स, दिस समथिंग शुड बी ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा कम्स आउट टू बी रूट ऑफ के अपॉन m plus n and time period comes out to be 2 pi root m plus m upon k and frequency is of course इसका inverse। ये आंसर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप कहते कि सर आपने जो डेरिवेशन कर रखे थे उसमें m मास का ब्लॉक और सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था और इस बार कैपिटल M प्लस स्मॉल m मास का ब्लॉक मूव कर रहे हैं, तो सर सीधा दे दूंगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, बस m को रिप्लेस कर देंगे किससे, m प्लस m से। आई होप यू गेट द पॉइंट। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, फाइंड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स व्हेन they are at distance x from equilibrium position। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस दूर है तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। अब अगर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो ऑफ कोर्स सिस्टम की एफबीडी बनाने से बात नहीं बनेगी, या तो एफबीडी बनाओ स्मॉल m की या एफबीडी बनाओ कैपिटल M की। अभी बनाते हैं, सबसे आसान तो स्मॉल m की एफबीडी बनाना है। स्मॉल m कौन से फोर्स, नीचे की तरफ mg, कैपिटल M ने ऊपर की तरफ लगाया नॉर्मल, कैपिटल M आना चाहेगा इधर तो स्मॉल m को भी लाना चाहेगा इधर, तो फ्रिक्शन आएगा ऐसे, फ्रिक्शन आएगा ऐसे, तो इसका एक्सलरेशन आएगा इधर की तरफ। इकलौता फोर्स है Fs should be equal to mass into acceleration। What's the acceleration? I think acceleration is kx upon m plus n। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। कोई कहते सर कैपिटल एम पर एफबीडी बनाओ, बिल्कुल। कैपिटल एम पर कौन से फोर्सेस हैं, कैपिटल एम पर कैपिटल एम जी नीचे, जो नॉर्मल कैपिटल एम ने स्मॉल एम पर ऊपर लगाया था वही नॉर्मल इस पर नीचे। इन दोनों नॉर्मल के कारण कैपिटल एम जाना चाहेगा नीचे, तो सरफेस को पुश करेगा नीचे की तरफ, तो सरफेस बाय एक्शन रिएक्शन पेयर पुश करेगी ऊपर की तरफ एन डैश। स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्स है, स्प्रिंग खींचेगी के एक्स से। जो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एम पर लेफ्ट वही फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एम पर राइट, और इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ ए। आगे की कहानी हमें आती है, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि लेफ्ट की तरफ फोर्स है के एक्स माइनस एफ एस, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां गया, एक्सेलरेशन इज के एक्स अपॉन एफ एस। निकालोगे एग्जैक्टली आपका वही आंसर वापस से आ जाएगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कीजिए, बस सही कीजिए ना। चलो आगे चलते बच्चों। नेक्स्ट इज आगे बातें करते हैं। अब एक बात तो सुनिए, मेरे पास एक इस तरह का अरेंजमेंट है कि वर्टिकल प्लेन के अंदर ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और मान लीजिए कि शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे मैंने इसके साथ एक m मास का ब्लॉक जोड़ा, और m मास का ब्लॉक जोड़ने के कारण इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आ गया। ये m मास का ब्लॉक, ये m मास के ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये m मास के ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं
कि ये एक्सटेंशन कितना है, mg नीचे kx ऊपर, तो इस एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई है, वी नो इट वेरी वेल, दैट इज mg/k। मुझे ये प्रूव करना है कि ये m मास के ब्लॉक को अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं है, नेचुरल लेंथ से नीचे है, मुझे ये प्रूव करना है कि इस m मास के ब्लॉक को अगर मैं हल्का सा ऊपर से या हल्का सा नीचे से अगर छोड़ दूं तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से, नेचुरल लेंथ से नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। ये m मास का ब्लॉक, और मान लीजिए कि आपने इसको हल्का सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया x, तो स्प्रिंग में जो टोटल एक्सटेंशन है उसकी वैल्यू आ गई mg/k प्लस x। अब देखना इस पर कौन सा फोर्स है, इस पर mg नीचे है और स्प्रिंग फोर्स ऊपर है। मैं साइड में डायग्राम बना लूं, FBD साइड बना दूं। इस m मास के ब्लॉक पर mg नीचे है और स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन ऊपर है। कितना एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन है mg/k प्लस x। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी mg प्लस kx। नीचे है mg, ऊपर है mg प्लस kx। कौन सा फोर्स बड़ा है? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स ऊपर वाला फोर्स बड़ा है। बेटा एसएचएम की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्प्लेसमेंट किया नीचे तो नेट फोर्स आ रहा है ऊपर, और जो ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है उसको जरा गौर से देखो कितना आ रहा है। आप बोलो सर नेट फोर्स आ रहा है दिस माइनस दिस, आई थिंक नेट फोर्स इज kx। तो इस m मास के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ नेट फोर्स है kx, एंड वी नो दैट कि दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई k/m इंटू एक्स। ये आपका फिर से आ गया है ओमेगा स्क्वायर, और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि टाइम पीरियड कितना आएगा, दैट इज t इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। ओमेगा जैसे हमारा आ चुका था कितना, √k/m। ये हमारा ओमेगा, ये हमारा ओमेगा। सर तो वही टाइम पीरियड आ गया कि सारा का सारा सिस्टम हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस से पड़ा था, तब भी m मास का ब्लॉक के स्प्रिंग कांस्टेंट के अगर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ था, तब भी सर ये आंसर आ रहा था, अब भी ये आंसर है। तो सर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? पड़ा है, फर्क तो पड़ा ही है। जब सारा का सारा सिस्टम हॉरिजॉन्टली पड़ा था तो जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी वही आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी थी। इस बार इक्विलिब्रियम पोजीशन नेचुरल लेंथ नहीं है बल्कि थोड़ा सा नीचे है, लेकिन टाइम पीरियड वही आया। सर ये टाइम पीरियड वही आया, ये कोई कोइंसिडेंस है कि वो कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है, एंड द कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस, जो मैं लिखा चुका हूं कि जितने भी आपके कांस्टेंट फोर्सेस हैं उनके कारण टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने इस mg को ना भी कंसिडर किया होता, ग्रेविटी फ्री स्पेस अगर रखा होता, तब भी आपका टाइम पीरियड यही आता। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, हमने mg का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद आंसर निकाला है, और mg का इफेक्ट कंसिडर करने के बाद भी आपका आंसर वही आया कि जो टाइम पीरियड बिना ग्रेविटी के था वही ग्रेविटी के साथ भी है। तो mg इस केस में हमारा ऑफ कोर्स कांस्टेंट फोर्स है, और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा इसका टाइम पीरियड पर, फ्रीक्वेंसी पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्या सर इस बात को वापस से लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, लिखा रखी आपको बेटा, लिखा रखी, हमने लास्ट क्लास में पहले से लिखा है। अब इससे मोटिवेट होकर कोई मेरा बच्चा बोल दे कि सर ये स्मूथ सरफेस है, ये एंगल थीटा है, ये m मास का ब्लॉक है, और ये k स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग है, और सर इसको मैंने हल्का सा करके छोड़ दिया, सर ये भी ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? मैं वही कहूंगा, आपका नॉर्मल और mg कोस्टा कैंसिल हो गया, इधर की तरफ आ गया mg साइन थीटा। तो नेचुरल लेंथ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगी बल्कि कुछ एक्सटेंशन पर होगी, और उस एक्सटेंशन को मैं कह सकता हूं कि mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू kx। उस टाइम पर एक्सटेंशन की वैल्यू होगी mg साइन थीटा बाई k। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, तो मैं कैलकुलेट करने वाला नहीं हूं।
ये एम जी साइन थीटा लग जाए चाहे एम जी लग जाए, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करने का काम आ रही है। टाइम पीरियड तो अब भी आपका t इज इक्वल्स टू 2π√m/k ही आएगा, यही आएगा टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। इवन अगर मैं ऐसा कह दूं कि हमारे पास ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये स्प्रिंग है और ये m मास का ब्लॉक है और सारा का सारा अरेंजमेंट एक लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा शिफ्ट करके मैंने छोड़ दिया। बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब भी आएगा t इज इक्वल्स टू 2π√m/k। क्यों सर, बॉयंसी फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। बॉयंसी फोर्स का ये फर्क पड़ेगा कि नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ बॉयंसी। वो बॉयंसी सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट कर सकती है, लेकिन बॉयंसी फोर्स जब तक m मास का ब्लॉक पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, तो चाहे m मास का ब्लॉक यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, हर जगह m मास के ब्लॉक पर जो बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा वो तो हर बार सेम आएगा। और अगर बॉयंसी फोर्स हर बार सेम आएगा तो ऑफ कोर्स बॉयंसी फोर्स इज कांस्टेंट, mg फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट, द ओनली वेरिएबल फोर्स इज kx, और उसके कारण टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2π√m/k। तो ये हम अब एक ट्रेंड बना लेंगे कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट फोर्सेस हो तो आप चाहो, आपका मन हो, तो आप लोग उस कांस्टेंट फोर्स को भूल भी सकते हो, और उसको भूलने से कोई बहुत बड़ा ऐसे प्रभाव, कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। एक सवाल, ये आपके पास एक फिक्स्ड सीलिंग छत है, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ एक m मास का ब्लॉक। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है। मैंने इस m मास के ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो ऑफ कोर्स बड़ा ही ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कर दिया। जहां से रिलीज किया है वहां पर वेलोसिटी जीरो है, जहां से रिलीज किया है वहां पर वेलोसिटी जीरो है। दैट इज नॉट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज योर एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो सर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां है? ऑफ कोर्स यहां से mg/k डिस्टेंस नीचे है। यहां से तक स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, घटेगी। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस। वी नो द टाइम पीरियड ऑफ दैट ऑसिलेटरी मोशन, वी नो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट यू वांट टू से। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये सब हमें बढ़िया तरीके से पता है कि नहीं बेटा? तो सर पूछना क्या चाहते हो? अब कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। मैं ये पूछना चाहता हूं, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड पता करो। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करो। चलिए बच्चों करता हूं। सबसे पहली बात, जहां से रिलीज किया उसके बाद ये कभी न कभी यहां पर आएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम है। उस टाइम कुछ कहानी ऐसी होगी, ये m मास का ब्लॉक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, एज वी नो दैट कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो mg शुड बी इक्वल टू kx, और x की वैल्यू आ गई है mg/k। एक्सट्रीम और इक्विलिब्रियम के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड। मैंने उसको कैपिटल A लिख दिया है। और इस टाइम पर भले ही आपका फोर्स जीरो हो,
आप भले ही आपका एक्सेलरेशन जीरो हो, बट इस इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। बल्कि आप लोग समझते हो इस बात को कि यहां से यहां तक स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। ऐसा काम हम तीसरी बार कर रहे हैं। न्यूटन लॉ में भी किया था, वर्क पावर एनर्जी में भी किया है, और अब तीसरी बार कर रहे हैं। ये वीमैक्स हम कभी ना कभी पहले निकाल चुके हैं, याद करो। वीमैक्स निकालने के लिए आप चाहो तो यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, चाहे यहां से तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। ये वीमैक्स हम पहले निकाल चुके हैं। तो सर अब क्या करना चाहते हो? अब भी हम वीमैक्स निकालें अलग स्टाइल से। मैं कह रहा हूं कि ये अगर पार्टिकल एस्टेंड कर रहे हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू √k/m। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजर रहा है तो पक्की बात है कि स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और जो मैक्सिमम स्पीड है उसको आप बड़े आराम से हमेशा एस्टेंड में लिख सकते हो कि इट इज ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम निकालना जानते हैं, दैट इज mg/k इनटू ओमेगा। ओमेगा इज ऑफ कोर्स √k/m, दैट इज g टाइम्स √m/k। अगर आपके पास वर्क पावर एनर्जी के अगर नोट्स हो तो आप चेक कर सकते हो कि हमने इसी काम को शायद वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला था, और यही आंसर आया था। अच्छा, तो यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। काश कोई मुझे ये काइनेटिक एनर्जी बता दे। आप कहोगे सर वेरी इजी, दैट इज हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, दैट इज g² m/k, दैट कम्स आउट टू बी m² g² अपॉन 2k। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इट इज ऑल्सो नोन एज योर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन या फिर एनर्जी ऑफ एसएचएम। सो दिस इज सेम एज योर एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन या फिर एनर्जी ऑफ एसएचएम। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन और एनर्जी ऑफ एसएचएम इज सेम एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ऐसे ही थोड़ी सी और बातें भी डिस्कस करते हैं। ऐसी थोड़ी और बातें भी डिस्कस करते हैं। आपके पास बच्चों इस तरह की कहानी एक, द सिचुएशन इज लाइक दिस। एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। टेक योर टाइम, आराम से सारी बात समझें फिर सवाल करें। सिचुएशन इज लाइक दिस, फिक्स्ड सीलिंग, ये आपके पास कोई स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, ये नेचुरल लेंथ पे, ये नेचुरल लेंथ। इस स्प्रिंग के साथ मैंने एक कैपिटल M मास का ब्लॉक बांध दिया, और ये कैपिटल M मास का ब्लॉक यहां पर बस पड़ा है रेस्ट पे। अब ऑफ कोर्स अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी भी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है। तो इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पड़ा है, नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास कैपिटल mg/k। हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से अगर देखें तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, क्योंकि नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ kx है। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक स्मॉल m मास का पार्टिकल बिल्कुल धीरे से रख दिया, आराम से रख दिया, स्लोली इसलिए कि ये अगर m मास का पार्टिकल इसका चिपक गया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहे। हमने इसको
स्लोली पुट कर दिया इसके ऊपर। जैसे ही मैंने इसके ऊपर स्मॉल एम रख दिया, वैसे ही अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। सर क्यों नहीं है? अभी फिलहाल तो mg और kx बराबर हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने स्मॉल m रख दिया, अब सिस्टम का मास m प्लस mg है और kx तो कैपिटल mg के बराबर है, तो ऊपर वाला फोर्स तो छोटा है और नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां नहीं है बल्कि नीचे है। अब क्या होगा? अब कैपिटल M प्लस स्मॉल m ऑसिलेटरी मोशन करेगा। किसके साथ? स्प्रिंग कांस्टेंट k के साथ। उसका टाइम पीरियड ओमेगा, फ्रीक्वेंसी तो हम ऑलरेडी लिख ही सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे मैंने स्मॉल m इसके ऊपर रखा, तो इस पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल m की वेलोसिटी जीरो, कैपिटल M की वेलोसिटी जीरो, और स्मॉल m की वेलोसिटी जीरो, कैपिटल M मास की वेलोसिटी अगर जीरो, तो स्मॉल m को अगर मैंने एक तरह से इससे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कराया, एक तरह से अगर देखें तो लाके रख दिया, तो ये दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन अब यहां पर नहीं रहेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो यहां से लेकर उस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लगातार स्पीड बढ़ेगी, फिर स्पीड घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। यहां आकर वापस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, एंड इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन लाइक दिस, और सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक दिस। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन एसएचएम कर रहा है? नॉट ओनली कैपिटल एम, नॉट ओनली स्मॉल एम, बट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ओमेगा और टाइम पीरियड तो आप यूं ही लिख दोगे, ठीक है? Small m is placed slightly on capital M. Now, capital M plus a small m are performing सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। कितनी सारी बातें एक साथ ही पूछ ली, बट ठीक है, सब कर लेंगे हम। तो सिचुएशन एनालाइज करने में मजा आता है, सब कर लेंगे अपन, तो सब कर लेंगे हम, है ना? कर लेंगे ना? चलिए बच्चों, जैसे ही स्मॉल m इसके ऊपर आया, जैसे ही स्मॉल m इसके ऊपर आया, वैसे ही अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी जीरो, इसकी वेलोसिटी जीरो, तो पक्की बात आ गई। अब जो मोशन होने वाला है, उस मोशन के लिए ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेरे बच्चों आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो सर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन तो नीचे होगी। कहां होगी? जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स कहां जीरो होगा? सोचते हैं। ये आपका कैपिटल M, ये आपका स्मॉल है। इस टाइम पर हम जानते हैं कि कैपिटल M प्लस स्मॉल mg नीचे, kx ऊपर, तो कुल मिलाकर आपका जो एक्सटेंशन है वो आ गया है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g बाई के। ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इस टाइम पर आपके पास वेलोसिटी जीरो नहीं है, बल्कि यहां पर आपके पास वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। और इसके जैसे ही थोड़ा सा और नीचे जाएगा, वैसे ही आपके m प्लस एम जी की वैल्यू कम हो जाएगी और kx की वैल्यू बढ़ जाएगी। और मतलब m प्लस एम जी नीचे होगा और kx ऊपर होगा। बड़ा कौन सा होगा? kx बड़ा होगा, m प्लस एम जी छोटा होगा। नेट वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, फोर्स होगा ऊपर की तरफ, वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ। लगातार वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो अब कभी ना कभी
ये आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यहां आ जाएगा, और इस टाइम पर आपकी स्प्रिंग में एक्सटेंशन सबसे ज्यादा है, और ये आपका दूसरा वाला एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन है, इट मींस दैट कैपिटल एम और स्मॉल एम के पास वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। यहां पर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी नीचे है और के एक्स ऊपर है। अब बड़ा कौन है? के एक्स। और अगर के एक्स बड़ा है तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ वापस ऊपर आएगा। एंड दिस एंटायर अरेंजमेंट इज गोइंग टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन लाइक दिस। What will be the angular frequency? तो आप कह सकते हो कि सर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स रूट के अपॉन मास, बट द मास इज नॉट m, मास इज m प्लस m. So what's the time period? Time period is of course 2 pi root m by k. सॉरी मेरे बच्चों, m नहीं, m plus m upon k. What is the frequency? Frequency is of course 1 upon 2 pi root k upon m plus m. What will be the amplitude? Amplitude क्या है? Amplitude is the separation between extreme and equilibrium. As you can see that this position is extreme, this is your equilibrium, this is your amplitude, or you can say that कि this is your amplitude. As we can say that this is m plus m g by k, this is capital M g by k. ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये पता है, ये पता है। इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई है एम जी बाई के। अगर किसी ने मुझसे मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग पूछ लिया, वो भी निकाल दूंगा। मैं कहूंगा मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग है दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज कैपिटल एम जी बाई के, स्मॉल एम जी बाई के प्लस स्मॉल एम जी बाई के। ये हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन है, पूछा नहीं है। हमारा एम्पलीट्यूड का काम हो गया। एम्पलीट्यूड इज एम जी बाई के। What is the maximum velocity? सर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दूं? कर सकते हो, करना चाहो, मना ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। लेकिन मैं कहूंगा बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही अगर कंजर्व करनी थी, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ क्यों रहे हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बना लिए, कुछ ना कुछ काइनेमेटिक्स बना ली, और वो काइनेमेटिक्स हम लोगों ने याद कर ली और उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और आप कह सकते हो कि सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ए ओमेगा, एंड दैट विल बी एम्पलीट्यूड कितना है? एम जी बाई के into omega. What's the omega? Omega is I think root k upon m plus m. This is your answer. This is the maximum velocity. This is the maximum velocity. What is the maximum kinetic energy? Maximum kinetic energy is half. Mass of the system is not capital M, that is capital M plus small m, into maximum speed का square, that is m square g square upon k square into k upon m plus m. I think m plus m gets cancelled out, 1k gets cancelled out, and the answer comes out to be m square g square upon 2k. This is not only the kinetic energy, sorry, this is not only the maximum kinetic energy of simple harmonic motion, this is also known as your energy of oscillation या फिर energy of SHM. यही हमारी energy of oscillation है, यही हमारी energy of SHM है। जैसे भी आपको बोलना अच्छा लगे वैसे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आई होप क्लियर हुआ होगा काफी कुछ। अगर कोई बच्चा कहते कि सर मैं एनर्जी कंजर्वेशन से सारे काम करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। इस तरह की एनर्जी कंजर्वेशन है काम हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में किए थे, वहां पर समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। यहां पर ऑफकोर्स हमें कम टाइम के अंदर सारे काम कर लिए। कारण है उसके पीछे कि हमें पता लग गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स थी जो अपन याद करे बैठे थे। उसी काइनेमेटिक्स को बार बार चिपकाते रहते हैं, हमारे आंसर आते रहते हैं। अच्छी बात है तो, है ना? हमें तो सहूलियत हो रही, कोई बुरी बात थोड़ी है। आगे चलिए, नेक्स्ट। इसी सवाल को थोड़ा सा और टफ करते हैं बच्चों, इसी बहाने हमसे थोड़ी बहुत और चीजें भी होंगी, है ना? हम सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा सा हम सवाल को टफ कर रहे हैं। सवाल ऐसा है, आपके पास एक फिक्स्ड सीलिंग, छत, ये स्प्रिंग
स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे। ये तो सवाल बना रहा हूं, बाकी तो हम धीरे धीरे देखेंगे, अभी तो हम जस्ट सवाल बना रहे हैं आपके लिए। अब मैंने क्या किया कि इसके साथ एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक बांध दिया। ये कैपिटल एम मास का ब्लॉक बांधते ही ये स्प्रिंग कुछ नीचे आई और यहां कहीं हमने इसको रेस्ट पे रख दिया। इट इज एट रेस्ट, द वेलोसिटी इज 0 एज वेल एज एक्सेलरेशन इज 0। यही पढ़ा है। वी नो दैट दिस एक्सटेंशन मस्ट बी कैपिटल एम जी वाई के। यहां पढ़ा है ब्लॉक, पढ़ा है तो वेलोसिटी 0 है, वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी 0 है, कांस्टेंट है, इट मींस दैट एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मींस नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मींस ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। अब क्या हुआ कि इस एम मास के ब्लॉक पर एक स्मॉल एम मास का दूसरा पार्टिकल है ना, u वेलोसिटी से आता है, टकराता है और चिपक जाता है। आता है, टकराता है, चिपकता है। इस बात को मैथमेटिक्स से लेते हैं E = 0। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आएगा, टकराएगा, चिपक जाएगा, इतनी सी कहानी। जैसे ही ये स्मॉल एम आया, टकराया, चिपका, अब कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? तो मेरे बच्चे घर बैठे बैठे चिल्ला रहे होंगे कि सर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम करेगा। ऑफ कोर्स उसका ओमेगा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, हो सकता है कि आपने लिख भी दी हो, लेकिन मुश्किल चीज़ अब एम्पलीट्यूड है। और अगर एक बार एम्पलीट्यूड आ गया ना, उसके बाद तो वी मैक्स निकालना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना, ये सब छोटे छोटे काम है। स्मॉल एम strikes capital M with speed u and sticks to it. Now capital M plus small m performs simple harmonic motion. Find angular frequency, टाइम पीरियड। बहुत आसान, हो सकता है कि आपने साइड में आंसर लिख दिए हो। अब टफ सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, एम्पलीट्यूड। अगर ये हो गया तो आगे वाले तो जोक है, वो तो सब हो जाएंगे, वो तो सब हो जाएंगे। भाई क्यों नहीं हो जाएंगे? जब अगर एम्पलीट्यूड ही आ जाएगा तो वी मैक्स क्या होता है? ए ओमेगा। ओमेगा पता है, ए पता है, लिख देंगे। और अगर वी मैक्स पता है तो ऑफ कोर्स कोई मुझसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो भी लिख देंगे। तो इन 6 सवाल में इंपॉर्टेंट सवाल सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब थोड़ा ठीक है, हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड है, बाकी सब तो बन जाएगा अपन से। चलिए बच्चों, सोचते हैं। जैसे ही स्मॉल एम टकराएगा, सुनना बच्चों, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। स्मॉल एम आता है, यू वेलोसिटी से टक्कर करता है, और उसके बाद कैपिटल एम यहां पे, स्मॉल एम इसके अंदर, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये नीचे जा रहा है वेलोसिटी v से। मोमेंटम कंजर्व कर दो। एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद हो ही नहीं सकती। ये तो एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। हम जानते हैं इस बात को, क्यों नहीं हो सकती? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है, और वो सबसे ज्यादा होता है। सर मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर स्प्रिंग फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, उसके बावजूद आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो? हाँ बच्चों, बिल्कुल कर रहा हूं, मैंने सिखा रखा आपको। mg भी नॉन इंपल्सिव फोर्स है,
ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी नॉन इम्पल्सिव फोर्स है, और अगर दोनों ही नॉन इम्पल्सिव फोर्स है इट मीन्स दैट उनको हमेशा मोमेंटम चेंज करने में वक्त लगता है, और हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं जस्ट टक्कर से पहले और जस्ट टक्कर के बाद। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम इंटरवल में, कि जस्ट कोलिजन से पहले क्या था और जस्ट कोलिजन के बाद क्या है। जस्ट कोलिजन से पहले ये कहानी है कि ये रेस्ट पे है, ये यू से आ रहा है, और जस्ट टक्कर के बाद सारा का सारा अरेंजमेंट नीचे की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है। तो जस्ट कोलिजन से पहले और जस्ट कोलिजन के बाद हम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, और हमने ऐसे पहले किए भी हैं। इनिशियल मोमेंटम, इसके पास 0, इसके पास mu, अब आपके पास v की वैल्यू आ गई है, ये आ गए। तो जैसे ही ये स्मॉल m आया, टकराया और चिपका, उसके बाद इस पूरे सिस्टम के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, और अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी है इट मींस दैट कि दिस इज नॉट एक्सट्रीम पोजीशन। ये पॉइंट एक्सट्रीम नहीं है। अगर एक्सट्रीम होता तो यहां वेलोसिटी 0 होती, यहां पर तो वेलोसिटी है। सर लास्ट टाइम तो है ना, ये आपने कह दिया कि एक्सट्रीम पोजीशन है, बेटा वहां पर स्मॉल m 0 वेलोसिटी से आकर चिपका था, u 0 था तो v भी 0 हो गया, और v 0 हो गया तो हमने कह दिया कि एक्सट्रीम है। इस बार एक्सट्रीम नहीं है, तो सिर्फ फिर एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? निकलेगा कोई रास्ता, सोचो, कुछ तो निकलेगा। ये पता लग गया कि ये हमारी एक्सट्रीम नहीं है। चलो एक बात बताओ, अब इक्विलिब्रियम कहां होगी? तो शायद मेरे बच्चे कह रहे होंगे कि सर इक्विलिब्रियम थोड़ी सी नीचे होगी अब, क्योंकि अब सिस्टम का मास ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे तो आएगी। दिस इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो पक्की बात है कि यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा है, और हम जानते हैं कि यहां पर नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 तो नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स। नीचे है कैपिटल M प्लस स्मॉल mg, ऊपर की तरफ है kx, तो मेरे ख्याल से एक्सटेंशन आ गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg बाई k। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो कोई अगर मुझसे ये डिस्टेंस लिखने लगाएगा मैं माइनस कर दूंगा, ये डिस्टेंस आ गई mg बाई k। लेकिन इसको मैं अब एम्पलीट्यूड नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? सर ये इक्विलिब्रियम नहीं है क्या? है। सर ये एक्सट्रीम नहीं है क्या? नहीं, ये एक्सट्रीम नहीं है, ये एक्सट्रीम नहीं। यहां पर तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी, तो सर कैसे निकालोगे एम्पलीट्यूड? बहुत आसान है, दिमाग लगाओ। अब हम जानते हैं कि ये पार्टिकल एसएचएम करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अच्छा, ये तो हमें तय हो गया ना कि एसएचएम कौन कर रहा है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये जो पहले 3 सवाल है, कम से कम इनके आंसर तो लिख दो एक बार। आप हो सर पहले 3 तो हमने लिख दिए, आप भी लिख दो सर। ओमेगा आएगा रूट k अपॉन m प्लस m, फ्रीक्वेंसी आएगा 1/2 पाई रूट k अपॉन m प्लस m, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट m प्लस m बाई k। मेन चीज तो एम्पलीट्यूड थी, उस पर आते हैं। सर एम्पलीट्यूड कैसे लिखोगे? सुनना, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस दूर वेलोसिटी, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस दूर वेलोसिटी। कोई फॉर्मूला है क्या? पता है कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस दूर वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला है क्या? आप बोले हाँ सर बिल्कुल है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, मैंने मिटा दी। शायद बेटा v की वैल्यू थी mu अपॉन m प्लस m। ओमेगा हम निकाल चुके हैं, कहाँ है वो रहा, रूट k अपॉन m प्लस m।
इंटू अंडर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है हमें पता है, बताइए बेटा। इक्विवेलेंट पोजीशन से कितने डिस्टेंस है ये? आई थिंक दिस डिस्टेंस इज एम जी बाई के, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ए सॉल्व करना है, कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट गायब, रूट गायब, एम स्क्वायर यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये गायब है। हमारे पास आ गया एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन के टाइम्स एम प्लस एम प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेटा ए निकालना है तो इसका दिस इज योर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर है, बढ़िया, अच्छा आंसर है, याद करने लायक तो नहीं, लेकिन आंसर तो यही है, ये हमारा आंसर। सर ये वी मैक्स लिख दोगे? हाँ बच्चों, क्यों नहीं लिख देंगे, सबसे ज्यादा स्पीड यहां पर है, ये वी मैक्स लिखना अब हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब मैं बोलूंगा बेटा वी मैक्स इज ऑफ कोर्स ए ओमेगा। ए है ये, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा है रूट के अपॉन एम प्लस एम इंटू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन के टाइम्स एम प्लस एम प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। क्या हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इंटू मास इंटू मैक्सिमम स्पीड का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज हाफ मास ऑफ द सिस्टम इज एम प्लस एम इंटू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड का स्क्वायर इज के अपॉन एम प्लस एम इंटू एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन के टाइम्स एम प्लस एम प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ये m प्लस एम आपका गायब हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। तो बच्चों ये अपना आंसर है। इसी सवाल के अंदर अगर मैं हर जगह u को 0 रख दूं, u को अगर 0 रख दूं तो जो पिछला सवाल कहता ना उसके सारे आंसर मैच कर जाएंगे। भाई पिछले वाले सवाल में स्मॉल m को बिल्कुल धीरे से रख दिया था तो उसके पास स्पीड 0 थी, इस बार स्पीड u थी। तो अगर कोई बच्चा कहता है सर इस सवाल में अगर मैं u को 0 रख दूंगा तो क्या होगा, अगर इस सवाल में अगर आप u को 0 रख दोगे तो पिछले वाले सवाल के आंसर्स मैच कर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कर जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। आगे चलिए बच्चा, चलते बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं बेटा, है ना, दैट इज combinations of springs। हालांकि ऐसा कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग जो है ये हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में भी याद किया था, और जो हमने वहां पर याद किया था उस फॉर्मूले से हमारी अभी भी बात बन सकती है, हमें कोई अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैंने वहां पर आपको शायद डेरिवेशंस नहीं बताई हूँ, तो हम एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, सॉरी कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग, उसमें हम पहले पैरेलल देखते हैं। स्प्रिंग्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन के दो डायग्राम हैं। पहला डायग्राम ये है कि
ये आपके पास एक m मास का ब्लॉक, और इस m मास के ब्लॉक को ऐसे दो स्प्रिंग से जोड़ दो। दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 की, दोनों ही स्प्रिंग्स आपकी नेचुरल लेंथ पे, दोनों नेचुरल। ये डायग्राम प्लस एक डायग्राम और, आपके पास ये m मास का ब्लॉक और springs are connected like this. Spring constant K1, spring constant K2. इन दोनों तरीके से अगर स्प्रिंग जुड़ी हुई हो, इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से अगर स्प्रिंग्स जुड़ी हुई हो, तो हम कहेंगे कि ये सारी स्प्रिंग्स पैरेलल में है। अब इन दोनों स्प्रिंग को मैं एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं। जिस इकलौती स्प्रिंग से मैं रिप्लेस करूंगा, उस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देंगे। जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह बोलते थे, वैसे यहां पर हम उसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो चलो सोचते हैं, एक काम कीजिए, हमने इस m मास के ब्लॉक को हल्का सा शिफ्ट किया, ऐसे। जैसे ही शिफ्ट किया, मान लीजिए मैंने शिफ्ट किया x, तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया, x खींच रही है अपनी तरफ, कितने फोर्स से K1x। ये स्प्रिंग खींच रही है अपनी तरफ, कितने फोर्स से K2x। यू कुड इजीली से कि कुल मिलाकर स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स आया है वो आया है K1x प्लस K2x। मैंने इसको लिख दिया K1 प्लस K2 इंटू एक्स। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। सर ये K इक्विवेलेंट इंटू एक्स लिखने का मतलब क्या है? मेरे कहने का अर्थ ये कि इस ब्लॉक को अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इकलौते स्प्रिंग से अगर जोड़ दिया होता, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 हो, तो ये भी x एक्सटेंशन पर उतना ही फोर्स लगाता जितना ये दोनों स्प्रिंग मिलाकर लगा रही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सेम एक्सटेंशन पर, ब्लॉक के सेम डिस्प्लेसमेंट पर ये दोनों स्प्रिंग मिलकर जितना फोर्स लगा रही है, उतना फोर्स ये इकलौती स्प्रिंग लगा रही है। और इस इकलौती स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, एंड इट जस्ट समेशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। सीधा जोड़ दो। सर ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन एग्जैक्टली सेम कैसे? एफबीडी बना के देख लो, एग्जैक्टली सेम है। एफबीडी बना के देख लो, पक्की बात बड़ा एग्जैक्टली सेम है। हमने क्या किया कि इस m मास के ब्लॉक को x इधर की तरफ शिफ्ट किया। जैसे ही मैंने इस m मास के ब्लॉक को x इधर की तरफ शिफ्ट किया, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया, कितने का? x का। तो ये स्प्रिंग अपनी तरफ पुल कर रही है, कितने फोर्स से? K1x। इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया, कितने का? x का। ये स्प्रिंग पुश कर रही है, कितने फोर्स से? K2x का। अगर FBD की बात करें तो सेम ही तो है। इस केस में भी K1x K2x इधर की तरफ, इस केस में भी इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया, K1x इधर, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आया तो K2x इधर। तो कुल मिलाकर अगेन द नेट फोर्स इज K1x प्लस K2x। द सेम फोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय ए सिंगल स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 प्लस K2। सो आप कह सकते हो कि इन दोनों स्प्रिंग को हम एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, और जिस इकलौती स्प्रिंग से हम इसको रिप्लेस करेंगे उस स्प्रिंग को हम कह सकते हैं कि दैट इज योर इक्विवेलेंट स्प्रिंग, और उस इक्विवेलेंट स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को हम बोल देंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है यार, मतलब मेरे कहने का मतलब जोड़ दो, है ना। बाकी इसमें ज़्यादा इतना सोचने वोचने की जरूरत तो है नहीं यार, है कि नहीं। चलिए बच्चों, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। इट वाज रिलेटिवली इजियर वन, इट वाज रिलेटिवली इजियर वन। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा जुगाड़ है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपकी स्प्रिंग्स हैं दे विल बी कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब बड़ा सिरेवार, एक खत्म दूसरी शुरू, दूसरी खत्म तीसरी शुरू, ऐसे जुड़ी होंगी। एंड दे विल हैव सेम टेंशन। सब मासलेस स्प्रिंग है, सब में टेंशन सेम होगी। देखते हैं, सोचते हैं। मैं प्रूव बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्प्रिंग के लिए कर रहा हूं, लेकिन जैसी कहानी 2 स्प्रिंग में वैसी कहानी सब में। ये आपके पास एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये दूसरी स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। मैंने क्या किया कि इस ब्लॉक को सामने की तरफ खींचा, इस M मास के ब्लॉक को कुछ सामने की तरफ खींचा, ऐसे। इस कारण से इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ गया X1। इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया X1 और इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया X2। तो पक्की बात है कि ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन अगर X2 का आ गया तो ये जो ब्लॉक है ये कितना गया है, ये बेटा X2 नहीं गया, ये X1 प्लस X2 गया है। समझ गए इस बात को? भाई पहली वाली स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर आ गया और अगली वाली स्प्रिंग में अगर एक्सटेंशन 4 सेंटीमीटर आ गया तो कुल मिलाकर जो एंड पॉइंट है ये तो पक्की बात है कि 7 सेंटीमीटर आगे गया होगा ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि आपकी स्प्रिंग्स तो आइडियल है, तो यहां पर जो टेंशन होगी वो होगी K1X1, यहां पर जो टेंशन होगी वो मैं जानता हूं होगी K2X2। मासलेस स्प्रिंग है इसलिए जो टेंशन यहां वही टेंशन यहां, और इसी टेंशन से ये स्प्रिंग M मास के ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी T से, एंड द सेम T कैन बी रिटन एज K1X1 प्लस K2X2। अब मैं ये चाहता हूं कि आप है ना इन दोनों स्प्रिंग को एक इकलौते स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इन दोनों स्प्रिंग को एक इकलौते स्प्रिंग से रिप्लेस कर दो, ऐसे कि ये M मास का ब्लॉक यहां और ये आपका इकलौता स्प्रिंग कांस्टेंट, कितने स्प्रिंग कांस्टेंट का, K इक्विवेलेंट का, और इस ब्लॉक का उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो जो इस केस में हुआ है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, इस ब्लॉक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इधर की तरफ, मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट हुआ है X1 प्लस X2। तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट होने पर ये इकलौती स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट है ये भी उतना ही फोर्स लगाए जितना ये लगा रहे थे। जितना टेंशन इनमें था इसमें भी उतना ही टेंशन, और इस टेंशन को बड़े आराम से लिख सकता हूं K इक्विवेलेंट इनटू इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन है X1 प्लस X2। तो इसमें यहां टेंशन सेम, उसी टेंशन से इस स्प्रिंग ने इसको खींचा। इन दोनों स्प्रिंग की बजाय मैंने एक इकलौती स्प्रिंग ली जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था K इक्विवेलेंट, और उस ब्लॉक को उतना ही डिस्प्लेस किया जितना पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट था, और उतना डिस्प्लेस करने के बाद ये वाली स्प्रिंग भी उतनी ही टेंशन लगा रही है जितनी ये दोनों लगा रही थी। तो मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू X1 प्लस X2। X1 can be written as T upon K1 plus X2 can be written as T upon K2। T से T कैंसिल और मेरे पास फॉर्मूला आ गया 1 upon K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 upon K1 प्लस 1 upon K2।
तो जब भी इस तरह से सीरीज के अंदर स्प्रिंग्स अगर लगी हो तो आप याद कर सकते हो कि आप 2, 3, 4, 5, 10, 15 जो भी स्प्रिंग्स हैं उन स्प्रिंग्स को आप एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो, और जिस इकलौती स्प्रिंग से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो उस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k। अच्छी बात है। और जैसे मैंने कहा कि बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, सीधा चिपका सकते हो। मैंने डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बढ़िया से बातें फील हो इसलिए करवाई है। इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि ना डेरिवेशन कोई बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बट मुझे लगा कि मैं इस बात को फील करा सकता हूँ तो मैंने करा दिया। बाकी सवाल तो आप जानते ही हो कि हमारे फॉर्मूलों से हो ही जाएंगे। जैसे एक सवाल ऐसा है, ये मेरे पास एक m मास का ब्लॉक, नीचे वाली जो सरफेस है टोटली स्मूथ, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 6K, इसका 3K, इसका 2K, इसका भी 2K, ये 3 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, 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 K। नीचे वाले सरफेस बड़ा स्मूथ है। इस m मास के ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हल्का सा हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, उसका टाइम पीरियड निकालो। फाइंड टाइम पीरियड फॉर small oscillations of the block। तो मैं सीधा बोल रहा हूं बेटा, टाइम पीरियड इज t इज इक्वल्स टू 2π√m/k इक्विवेलेंट। सर ये k इक्विवेलेंट क्या है बेटा? इतनी सारी स्प्रिंग है, इन सारी स्प्रिंग को हटाकर एक इकलौती स्प्रिंग लगा दो और वो इकलौती स्प्रिंग से इस m मास के ब्लॉक को लगा दो तो वो भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना ये सारे के सारे स्प्रिंग मिलकर लगा रहे हैं, तो अपना आसान हो जाएगा बिल्कुल आराम से। ये 6K और ये 3K सीरीज में है, इनको आप रिप्लेस कर सकते हो कि 1/k इक्विवेलेंट इज 1/6K प्लस 1/3K। आपका 6K तो LCM आ गया, दैट इज 1 + 2, इट गिव्स मी K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2K। इसका मतलब बड़ा आपने सवाल लिख लिया ना, ठीक है मैं मिटा रहा हूं। इस 6K और इस 3K को आप रिप्लेस कर सकते हो एक इकलौती स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K। ये 2K और ये 2K सीरीज में है, तो आप कह सकते हो कि सर सीरीज में फॉर्मूला है और 1/k इक्विवेलेंट इज 1/2K प्लस 1/2K, इट गिव्स मी K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K। इन दोनों स्प्रिंग को आप एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है K। बड़ा आपने सवाल लिख लिया ना, मैं तो बड़ा उसी सवाल में चेंज कर रहा हूं, आप अपने नोट्स में ना ढंग से लिखते रहना, ठीक। ये तो K लगा हुआ ही है, 3K, 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 these 3Ks are in series। I can say कि 1/k equivalent is 1/3K plus 1/3K plus 1/3K, so K equivalent comes out to be K। अब चारों कैसे लगे हुए हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, अरे इधर उधर वाले भी तो आपस में पैरेलल, तो चारों पैरेलल लगे हुए हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हो कि सर अब ये चारों के चारों पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और हम जानते हैं कि इधर वाले और इधर वाले भी आपस में पैरेलल ही होते हैं। दोनों डायग्राम याद है आपको शुरुआत वाले। तो आप कह सकते हो कि K इक्विवेलेंट इज सिंपली K प्लस 2K प्लस K। I think K equivalent comes out to be 5K। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हम इस सारे के सारे अरेंजमेंट को इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि इस m मास के ब्लॉक को
मैंने एक इकलौती स्प्रिंग से लगा दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 5K. This is your K equivalent. We can replace all these springs by a single spring and the spring constant of that spring should be equal to 5K, and we can easily say that the time period is T is equals to 2 pi root m by K equivalent. The K equivalent is 5K. This is the answer. एक ही सवाल से समझ गया ना सारी बात, है ना? मेरे ख्याल से दूसरा सवाल कराने की जरूरत भी नहीं होगी. जब भी इस तरह से आपके पास सीरीज पैरेलल के अंदर स्प्रिंग्स अगर लगे हों तो ज़्यादा लोड वोड ना लें, इस तरह से बड़े आराम से इत्मीनान से काम निपटा दिया कीजिए. सारे के सारे स्प्रिंग को एक इकलौते स्प्रिंग से रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं आएगी. एक छोटी सी बात और, हालांकि बात बहुत ही छोटी सी है लेकिन उससे एक चीज डिराइव करना चाहता हूं मैं, है ना बच्चों? सुनना, ऐसी छोटी सी हल्की सी बात. आपके पास n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है, सबकी लेंथ L है, हर एक की लेंथ L है, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K है. ईच वन हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट K, ईच वन हैज अ लेंथ L. सेम मटेरियल की बनी हुई, सेम नंबर ऑफ स्पाइरल्स वगैरह, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कोई अंतर ही नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये जैसे मैं दिखाने के लिए दिखा दूं कि ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और इसकी लेंथ L है. अब मैंने क्या किया कि इन n स्प्रिंग्स को ऐसे सीरीज में जोड़ दिया. इन n स्प्रिंग्स को सीरीज में जोड़ दिया. अगर मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो ऑफ कोर्स अब स्प्रिंग कांस्टेंट K नहीं है, कुछ और होगा, मैंने उसको K इक्विवेलेंट लिख दिया. लेकिन इतना जरूर पता है कि इसकी जो लेंथ है वो L नहीं है, वो n टाइम्स L है. भाई एक स्प्रिंग का अगर लेंथ L है तो n स्प्रिंग का n टाइम्स L. ये K इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान काम है. सीरीज में है तो फॉर्मूला होगा 1/K इक्विवेलेंट इज 1/K plus 1/K up to n times. I think that is n/K. It gives me K equivalent is K/n. इसका मतलब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K/n है. अब आपको कुछ प्रूव करना चाहता हूं जो मैंने आपको न्यूटन्स लॉ में लिखाया था. उस दिन प्रूव नहीं किया था, मैंने कहा था कभी ना कभी प्रूव करेंगे, आज वो कभी ना कभी है. मैंने आपको ये कहा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. मैंने ये कहा था. अब सुनना, ये जो स्प्रिंग है ये, और ये जो n स्प्रिंग्स को जोड़कर जो नई वाली स्प्रिंग बनी है ये, इन दोनों स्प्रिंग्स में क्या अंतर है? बच्चे बोले सर सेम मटेरियल, सेम सब कुछ, एक ही अंतर है और वो ये कि इसकी लेंथ L है तो इसकी n टाइम्स L है. इस स्प्रिंग के मुकाबले इस स्प्रिंग की लेंथ n गुना है और इस स्प्रिंग के मुकाबले इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 1/n टाइम्स है. मतलब इसके मुकाबले अगर इस स्प्रिंग की लंबाई 10 टाइम्स है तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K/10 है. तो इस समय एक बात कह सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग. जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है. नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है. आई होप इट विल वर्क. आगे चलते हैं. अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है, प्लीज याद रखें. जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब मेरा एक सवाल,
मेरे पास एक स्प्रिंग है बच्चों, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, लेंथ है L। ठीक है, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हिस्सा L/6 लेंथ का, ये हिस्सा L/3 लेंथ का, और ये हिस्सा L/2 लेंथ का। ठीक है, ऐसे कट कर दिया मैंने इनको। जो एक्चुअल स्प्रिंग थी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, उसकी लेंथ L थी। अब ऑफ कोर्स इसकी लेंथ L नहीं है, L/6 है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ और ही होगा, कोई बात नहीं। अब इन तीनों स्प्रिंग को मैंने पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में भी बड़ा लगाने के लिए मुझे थोड़ी स्टाइल मारनी पड़ेगी। अब मैंने इन तीनों हिस्सों को ऐसे लगा दिया किसी m मास के ब्लॉक से। इसकी लेंथ है, नेचुरल लेंथ है L/6, इसकी नेचुरल लेंथ L/2, इसकी नेचुरल लेंथ L/2। अब इस m मास के ऑसिलेटरी मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। इतना सा सवाल है। आई होप मुझे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन समझ में आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बेटा एक बड़ी स्प्रिंग थी, स्प्रिंग कांस्टेंट की नेचुरल लेंथ उसकी L, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, L/6, L/3 एंड L/2। इन तीनों पार्ट्स को मैंने ऐसे लगा दिया। देख लो बेटा पैरेलल लगे हुए हैं। आपको बताना है कि अगर इस m मास के ब्लॉक को अगर हल्का सा चला के छोड़ दूं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक के SHM का टाइम पीरियड क्या होगा। सोचेंगे बेटा, बिल्कुल सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। सर mg लग रहा नहीं लग रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। mg कांस्टेंट है, उससे टाइम पीरियड पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेन बात यह है कि ये जो L/6 लेंथ की जो स्प्रिंग है, ये जो L/3 लेंथ की स्प्रिंग है, और ये जो L/2 लेंथ की जो स्प्रिंग है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। वैसे तो अगर कहूं तो इस लेंथ के मुकाबले अगर ये लेंथ 1/6 है तो पक्की बात है कि स्प्रिंग कांस्टेंट 6 टाइम्स है। पूरी स्प्रिंग की लेंथ L है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है। लेंथ अगर 1/3 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स है। पूरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लेंथ L है। अगर लेंथ हाफ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट दुगना है। Isn't it obvious? है कि नहीं। हम कह सकते हैं कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ बेटा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K। और कोई मुझसे पूछ ले कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड इज T इज इक्वल्स टू 2π√m/K equivalent. What is K equivalent? You can say कि sir I can replace all these springs by a single spring whose spring constant will be the summation of all these springs. What is the summation of all these springs? So what is the summation of spring constant? So आप बोलोगे 2K, 3K, 5K, 5K and 6K, 11K. ये आ गया बेटा आपका टाइम पीरियड। ये आ गया बेटा आपका टाइम पीरियड। आई रियली होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं।
नेक्स्ट इज, मिटा रहा हूं उसको बच्चों में, एक छोटा सा काम और, बड़ा एक ब्लॉक है, अच्छी खासी बड़ा लेंथ का ब्लॉक है, काफी दूर तक, इसका मास m है। ऐसे बड़ा इनफाइनाइट स्प्रिंग्स लगी हुई है, और इन स्प्रिंग्स में एक छोटा सा मतलब एक रिपीटेशन है, और वो ये है, सब सेम मटेरियल की सब बातें सेम, इसकी लेंथ L तो इसकी 2L तो इसकी 4L, इसकी 8L, अगले की 16L, अगले की 32L, ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स लगा रखी है एक m मास के ब्लॉक से। और भी बेटा आगे दिखाने का मतलब नहीं, उनका जगह ही नहीं है मेरे पास था। फाइन, अच्छा हाँ, इस स्प्रिंग का मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है कि, बाकी सब मटेरियल वही है, जो स्पाइरल्स वगैरह हैं वो बिल्कुल बेटा बिल्कुल सिमेट्रिक है, सब बातें, सिर्फ किसका अंतर है, लेंथ का अंतर, बाकी और कोई बड़े अंतर नहीं है। ठीक है, हमारा सवाल ये है, फाइंड टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ ब्लॉक। मेरा कोई भी समझदार बच्चा होगा ना, वो समझ गया कि सर सवाल बहुत आसान है, जैसे जबरदस्ती आपने इतना कुछ लिख रखा है, बहुत आसान है। ये स्प्रिंग एक जैसी सी है, शेप साइज ज्योमेट्री, सिर्फ लेंथ का अंतर है, इसकी लेंथ L तो इसकी लेंथ 2L, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पक्की बात है K/2 होगा, तो पक्की बात है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K/4 होगा, इसका मतलब पक्की बात है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K/8 होगा, अगले का K/16, अगले का K/32, अगले का K/64, ऐसे चलते 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 इनफाइनाइट टाइम्स। सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ अगर स्प्रिंग है तो टाइम पीरियड तो सर ऐसे लिख दो, T = 2π√m/K इक्विवेलेंट। सर ये K इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सारे के सारे स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं, और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो मैं कहूंगा कि बेटा K + K/2 + K/4 + K/8 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। K को बाहर निकाल लो, मल्टीप्लाइड विथ 1 + ½ + 1/4 + 1/8 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह की इनफाइनाइट जीपी का शायद आप लोगों को समेशन आता होगा, आप इसको लिख सकते हो, पहली वाली टर्म A/1 - बड़ा ये रेशियो मेरे ख्याल से ½ आ गया होगा, एंड आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 2K। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग्स को मैं एक इकलौती स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकता हूं, और वो इकलौती स्प्रिंग बेटा क्या होगी, वो इकलौती स्प्रिंग होगी कितने स्प्रिंग कांस्टेंट का, 2K का, और उसके साथ यही आपका m मास का ब्लॉक लगा दो। इस अरेंजमेंट का टाइम पीरियड और इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्प्रिंग के अरेंजमेंट का टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम आएगा, और आप कह सकते हो कि सर टाइम पीरियड मैं निकाल लिया हूं, दैट इज T = 2π√m/K इक्विवेलेंट। व्हाट्स द K इक्विवेलेंट मेरे बच्चों, 2K। तो अगर इस तरह का सवाल है, हम बड़े आराम से इसको निपटा सकते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क ये नहीं था। आई होप इट्स ओके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हाँ बेटा, हमने कल तो आपको होमवर्क दिया ही था, आज भी बेटा थोड़ा सा होमवर्क है, कम से कम स्प्रिंग मास सिस्टम वगैरह के सवाल तो कर ही लेते हैं।
लिखिए बेटा, होमवर्क लिखिएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम बच्चों कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद कल कर पाएंगे, है ना, बट अभी भी जितना किया ना उसके बेसिस पे जितने सवाल शीट में हैं आप वो सारे के सारे निपटा सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, इसेंशियल शीट की बात कर रहा हूँ, बड़ा रैंकर्स वाली बाद में कर लेना। एंड इसमें आप सेक्शन सी पूरा कर सकते हो बेटा, ऐसा कोई बहुत टफ सवाल नहीं जिसके लिए मुझे और पढ़ाना पड़े, है ना, ये तो हो गया। पार्ट 2 में आइए, ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में आइए। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का ही सेक्शन सी निपटा लेना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 बच्चों दोनों का ही सेक्शन ए निपटा लेना। एक बार के लिए कोई मतलब इसमें कोई और आगे के सवाल है नहीं, आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 7 8 11 17 18 19 20 21। ठीक है ना, बाकी कल देते हैं ना, इतना काम कर लो, बाकी कल देंगे, ठीक है, चलिए बाय।